सादक साहब सारी ज़िंदगी सऊदीया में गुजार आए, लेकिन जब वापस आए तो बच्चों को बोझ लगने लगे और उन्हें कोई ठीक से रोटी भी ना देता। तो एक दिन उन्होंने अपने मालिक अरबी को फ़ोन किया, तो वो इन्हें दोबारा सऊदीया ले गया। तो बेटे खुश हो गए कि अब दोबारा अब्बा की कमाई आएगी तो वो याशियाँ करेंगे। कुछ दिन के बाद सादक साहब की बीवी ने बेटों के घर के सामने वाली कोठी खरीदी और वहाँ शिफ्ट हो गई, और अगले दिन 40 देगें पकाकर गरीबों को खिलाई। तो सारे बेटे बीवी बच्चों को लेकर वहाँ गए, तो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि माँ ने इनके साथ अब्बा का फ़ोन आया है। सादक साहब की सऊदीया से कॉल आई थी और पूरे घर में एक हलचल सी मची हुई थी। सभी लोग नफीसा बेगम के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। वो भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे, बहू और इनके बच्चों को देख रही थी। सबके चेहरों पर चमक थी। वो जानती थी कि सभी कोई ना कोई फरमाइश करने के लिए फ़ोन के पास आए हैं। ऐसा हमेशा से ही तो होता आया था। सादक साहब जब से सऊदीया गए थे, जब भी फ़ोन करते तो फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी जाती थी। दादा 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 जान से बोलें, मेरे लिए इम्पोर्टेड साइकिल भेजें, यहाँ वाली ख़राब हो जाती है जल्दी। इनका बड़ा पोता कह रहा था। नफीसा बेगम मुस्कुराकर कार रिसीव करने लगी थी। दूसरी जानब सादक साहब ने सबकी खैरियत दरियाफ्त की। मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, सादक साहब के अल्फाज थे। यहाँ गोया कोई बम जो सारे अफराद के समातों पर फूटा था। कुछ देर पहले चमकने वाले सबके चेहरे यकदम बुझ से गए। क्यों अब्बा, वापस क्यों आ रहे हैं? अच्छी भली लगी हुई नौकरी छोड़कर? आपको पता तो है पाकिस्तान के हालात, यहाँ पर तो मरते दम तक कमाई करनी पड़ती है। बड़ा बेटा घबरा कर बोला था। लेकिन दूसरी जानब सादक साहब चंद लम्हे के लिए खामोश से हो गए। अब्बा साहब, मुझसे परदेश नहीं काटा जाता। मुझे सऊदी आए 25 साल गुजर चुके हैं। अब मैं वापस अपने बच्चों के दरमियान आना चाहता हूँ। तुम लोग भी तो मुझे बहुत याद करते होगे। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने पोतों और बच्चों के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारूँ। सादक साहब मोहब्बत भरे लहजे में कह रहे थे। सबको जैसे शाम सूंघ गया। कुछ देर पहले जो सब आसपास जमा हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता तितर पत्तर होने लगे। नफीसा बेगम फ़ोन को थामे अकेली रह गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सादक साहब से इनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी। कुछ देर के बाद सादक साहब ने इन्हें अपनी आने की तारीख बताकर फ़ोन बंद कर दिया था। नफीसा बेगम फ़ोन हाथ में लिए खामोश बैठी रह गई। बेटों के बदलते चेहरे उनकी नज़रों से छुपे ना रहे थे। इन्हें वो दिन याद आ रहा था जब आज से 25 साल पहले सादक साहब नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते थे। 25 बरस की उम्र, 3 बच्चे, बूढ़े वालदैन का बोझ, ये सब कुछ इनकी दिन रात की परेशानी का सबब था। पाकिस्तान में इन्हें कोई ऐसा रोज़गार ना मिला जिससे वो अपनी फैमिली को पाल सकते। थक आकर उन्होंने सऊदीया जाने का फ़ैसला कर लिया। सऊदीया में इन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और वो ऐसा वहाँ पर गए कि दोबारा पलट कर कभी पाकिस्तान आना नसीब ही ना हुआ। नफीसा बेगम ने तनहा इनके वालिदैन की खिदमत की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सादक साहब हर महीने भारी रकम पाकिस्तान भेजा करते। कुछ अरसा वालदैन हयात रहे, फिर उनका इंतकाल हो गया। नफीसा बेगम ने तीनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया। वो अच्छी नौकरियों पर फायज हो गए। जब उनकी शादी का वक़्त आया तो भी सादक साहब ने खुद आने के बजाय भारी रकम वहाँ से बच्चों के लिए भेज दी, ताकि उनके आने पर नौकरी का खर्च ना हो। उनकी बेची रकम से नफीसा बेगम ने कई तोले सोना अपनी बहुओं को डाला और शानदार तरीके से शादी की। तीनों बहुएं ब्याह कर घर आई। हर बेटे के यहाँ मुख्तलिफ मौक़ों पर बच्चों की पैदाइश होती रही। सादक साहब जब भी पाकिस्तान आने की कोशिश करते, कोई ना कोई रुकावट उनके रास्ते में आ जाती। हालांकि उनका दिल अपने बच्चों और पोतों से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि उनका बस ना चलता पर लगाकर पाकिस्तान पहुंच जाएं। और अब आखिरकार 50 बरस की उम्र में उनका दिल सऊदी अरब से भर चुका था। उन्होंने अपने अरबी शेख से माजरत कर ली थी, जो उनका बेहद ख्याल रखता था। जिस वक्त इनकी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी, उनकी आंखें चमक रही थी। यकीनन सारी फैमिली मुझे लेने के लिए आई होगी। साहब के साहब बेताब होंगे मुझसे मिलने के लिए। सादक साहब अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। उन्होंने बेताब निगाह इधर उधर दौड़ाई और तब इन्हें हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि सामने नफीसा बेगम के अलावा
और कोई नहीं था, सिर्फ वही थी तो सफ़ेद रंग की चादर लपेटे खड़ी थी। 25 वर्ष पहले वाली नफीसा और आज की नफीसा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और बदल तो सादक साहब भी चुके थे, दोनों ही जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो चुके थे। कैसे हैं आप? नफीसा बेगम ने धीमे से कहा। बाकी लोग क्यों नहीं आए? अहमद, शबीर और ज़ुबैर, वो साहब तो बेचैन होंगे मुझसे मिलने के लिए, सादक साहब ने पुरजोश लहजे में कहा। तो नफीसा बेगम चुप सी हो गई। तीनों ही आज नौकरी से छुट्टी नहीं कर सकते थे, कोई ज़रूरी काम था, बच्चे स्कूल गए हैं और मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मैं ही देखूंगी। नफीसा बेगम ने उन्हें मुस्कुराकर कहा। नफीसा बेगम ने जाने के लिए रिक्शा रोकते हुए कहा। तो सादक साहब दूसरी मर्तबा हैरान रह गए। तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? घर में 3 गाड़ियां तो हैं, सादक साहब ने पूछा। तो नफीसा बेगम बोली, तीनों गाड़ियां बच्चों के पास होती हैं और वैसे भी मैंने कहाँ जाना होता है जो मैं अपने पास गाड़ी रखूं। घर नज़दीक है, हम अभी पहुंच जाएंगे। उनका अंदाज टालने वाला था। सादक साहब खामोश हो गए। जल्दी घर आन पहुंचा था। सादक साहब के ख्यालात के बरक्स घर में उनके इस्तकबाल के लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं की गई थी। ना ही कोई गर्मजोशी दिखा रहा था और ना ही कोई रौनक थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। इतनी खामोशी क्यों है? सादक साहब को अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा तो है कि घर में कोई नहीं है, आप खाना खाकर आराम करें, रात तक सभी अपने अपने काम काज से वापस आ जाएंगे, तब भी आपको उनसे मुलाकात होगी, नफीसा बेगम ने कहा। सादक साहब हैरान से हो गए। लड़के ना सही, उनकी बीवियां तो घर में ही मौजूद थीं, पर कोई भी उनसे आकर नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने अपने जहन पर ज़्यादा जोर ना डाला और कमरे में जाकर आराम करने लगे। उनकी आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो घर में शोर सा हो रहा था। वो खुश हो गई। जल्दी से कपड़े तब्दील करके वो बाहर निकले। वाकई घर में खूब रौनक लगी हुई थी। तीनों लड़के कामकाज से वापस आ चुके थे। उनकी बीवियां भी बनी सनवरी लाउंज में फिर रही थी। छोटे बच्चे खेल रहे थे, कोई होमवर्क कर रहा था और कोई मोबाइल हाथ में लिए कार्टून देख रहा था। सादक साहब मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और लाउंज के बीचों बीच खड़े हो गए। उन्हें लगा कि सब उन्हें देखते ही यकदम उनसे लिपट जाएंगे। और तभी बड़े बेटे अहमद की निगाह उन पर पड़ी। अरे अब्बा जान, अब वापस आ गए। कितना मना किया था आपको आने से, लेकिन आप भी अपनी ही करते हैं। चलो अब आ ही गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो कुर्सी पर बैठे बैठे आम से अंदाज में कह रहा था। हाँ, अलबत्ता छोटा ज़ुबैर और शबीर दोनों उठकर आकर सादक साहब से गले मिले। बहू ने भी आकर उनसे प्यार लिया, लेकिन किसी के अंदाज में वो गर्मजोशी ना थी जो सादक साहब को चाहिए थी। खाना लगा दिया गया। सादक साहब खामोशी से खाने की टेबल की जानिब बढ़े। उस कुर्सी पर मत बैठें अब्बा जान, यहाँ पर अहमद बैठते हैं और अहमद के साथ मैं बैठती हूँ। वो सरबराही कुर्सी पर बैठने लगे तो बड़ी बहू ने उन्हें टोक कर कहा। सादक साहब को शर्मिंदगी से होने लगी। वो खामोशी से कुर्सी से हट गए। अहमद आकर वहाँ आराम से बैठ गया था। रफ्ता रफ्ता सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। सादक साहब के लिए कोई कुर्सी खाली ना बची थी। नफीसा बेगम खामोशी से ये सब देख रही थी। वो अपनी जगह से उठ गई। आप अंदर कमरे में बैठ जाएं, मैं आपको वहीं पर खाना दे देती हूँ। सादक साहब हक्का बक्का रह गए। ये कैसा इस्तकबाल था? इसकी तो इन्हें ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने घबराकर अपने बच्चों की जानब देखा। कोई भी इनकी जानब मतवज्जा नहीं था। सभी अपनी अपनी बीवियों से बात करते हुए दिन भर की रूटीन शेयर कर रहे थे। नफीसा बेगम ने उनका हाथ थामा। यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं, अब अंदर बैठ जाइए। वो इन्हें लेकर कमरे की जानब बढ़ी। सादक साहब ने साफ देखा था कि नफीसा बेगम के भी टेबल से उठ जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। सादक साहब का दिल खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहा था। क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं हैं? उन्होंने कमरे में जाते ही नफीसा बेगम से कहा। वो चुप सी हो गई। दरअसल बच्चे चाहते थे कभी कुछ वक़्त आप और सऊदी अरब में गुजार लें। अहमद कारोबार करना चाहता था, उसके लिए उसे रकम चाहिए। ज़ुबैर ने भी एक नया प्लाट खरीदना था, उसके लिए भी उसे पैसे चाहिए। अब आपके पास आपके जल्दी वापस आने से उन्हें थोड़ी मायूसी हुई है। नफीसा बेगम बात को जितना हल्का बनाकर उनके सामने पेश कर सकती थी उन्होंने किया, मगर सादक साहब का दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। नफीसा, मैंने 25 साल सऊदी अरब में गुजारे।
अब मेरा दिल वहाँ तंग हो गया था। मैं तुम सबके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिए थे। नफीसा बेगम भी खामोश बैठी रहीं। खुद वो भी रोने लग गई थी। कुछ देर के बाद जब सादक साहब का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो नफीसा बेगम ने कहा कि मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया। वो कमरे से बाहर आई। डाइनिंग टेबल खाली पड़ा था। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे। सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। बेटा, अपने अब्बू के लिए खाना तो डाल दो, नफीसा बेगम ने कहा। वो यकदम चौंकी। अरे, खाना तो बचा ही नहीं। सारी रोटियां भी ख़त्म हो गई और सालन भी। चावल तो आज बच्चों ने ही ख़त्म कर डाले। अम्मी, आप ऐसा करें, उन्हें बाहर से मंगवा कर कुछ दे दें। आम से अंदाज में कहते हुए वो बर्तन समेट कर किचन में ले गई थी। नफीसा बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अगर वो अंदर जाकर सादक साहब को ये बताती तो इनका दिल मज़ीद बुरा हो जाना था। उन्होंने सोचा, छोटे ज़ुबैर से कह देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देता है। उन्हें तो बाहर से खाना मंगवाने का तरीका भी ना आता था। वो धीरे धीरे चलती हुई ज़ुबैर के कमरे के पास आई। दस्तक के लिए उन्होंने हाथ उठाया तो अंदर से ज़ुबैर की आवाज़ आ रही थी, यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर अब्बू वापस आ गए हैं तो मजबूरी है, बर्दाश्त कर लो। मैं तो खुद उनकी हरकतों से तंग हूँ। इतने साल उनके बगैर ही ज़िंदगी गुजारी है। अब मुझे तो वो फैमिली के अंदर बैठे हुए बिल्कुल एक अजनबी इंसान लग रहे थे। बताया भी था इन्हें कि मुझे प्लाट लेना है, लेकिन मजाल है कि उनके कान पर जून तंग रेंगती हो। अपनी याशां करके खुद वापस आ गए हैं। मुंह उठाकर बच्चों का तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। जुबैर अंदर अपनी बीवी से कह रहा था। नफीसा बेगम लर्ज कर रह गई। यहाँ तो सभी उनके और सादक साहब के खिलाफ हो गए थे। वो किसकी जानब मुंह करती। खामोशी से अपने कमरे में चली आई। सादक साहब जो खाने के मुंतज़िर थे, खाली हाथ आता देखकर चौंके। दरअसल मैं आपके पास आकर बैठ गई थी तो खाना ख़त्म हो गया। आप ऐसा करें, यहाँ साथ में एक होटल है, वहाँ से अपने और मेरे लिए खाना ले आएं। उन्होंने शर्मिंदा होते हुए कहा। सादक साहब के दिल पर जैसे बोझ सा पड़ गया। वो खामोशी से उठे और उनसे पैसे लेकर घर से बाहर निकल गए। गलियों का तो उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन 2 दिन गलियां मुड़ने के बाद उन्हें होटल नज़र आ गया। वहां से सालन के नाम पर उन्हें पतली सी दाल और सख्त मोटी रोटी मिली, जो वो घर ले आए। वो रोटियां ना तो सादक साहब से खाई गईं और ना ही नफीसा बेगम से। दोनों बड़े मुश्किल से चंद लुकमे जहर मारकर खामोशी से सो गए। दिन इसी तरह गुजरने लगे। घर में किसी को सादक साहब के वापस आने पर कोई खुशी नहीं हुई थी। इस बात का सादक साहब को भी अच्छी तरह एहसास हो रहा था। सभी उनसे बेजारी से बात करते। उनका दिल चाहता कि वो उनसे पूछें कि 25 साल जो उन्होंने इतनी कमाइयाँ करके उन्हें पैसे भेजे थे, आखिर इनका एहसान क्यों नहीं मानते। नफीसा बेगम की हैसियत भी घर में एक मामूली फ़र्द की सी थी। दिल चाहता तो उन्हें खाना दे दिया जाता, वरना वो दोनों भूखे ही रहते। एक रोज़ वो लाउंज में बैठे टीवी पर खबरें देख रहे थे। अहमद उनसे कुछ फासले पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। जब शबीर अंदर दाखिल हुआ, अरे अहमद भाई, आपने सामने वालों की कोठी देखी है कि इस कदर शानदार बन गई है। वो इटली से मार्बल मंगवा कर लगवाया है उन्होंने, और आर्किटेक्चर टेक्चर तो ऐसा खूबसूरत है कि अपने शहर में मैंने आज तक ऐसी शानदार कोठी नहीं देखी। खूब पैसा लगाया है उन्होंने, वो इश्तियाक से कहता हुआ अहमद के बराबर बैठ गया था। अहमद भी मुस्कुरा दिया। हाँ, मेरा भी बहुत दिल था कि हमारा भी घर ऐसे शानदार हो, लेकिन न जाने हमारे अब्बा को क्या सूझी कि मुंह उठाकर पाकिस्तान वापस आ गए हैं। ये नहीं कि चंद साल और वहाँ रहकर कुछ पैसे बेच देते तो हम अपनी रहाइश के लिए अच्छी सी जगह बना सकते। अहमद ने बाप की जानब देखते हुए तल्खी से कहा था। सादक साहब सुन से बैठे रह गए। शबीर की आंखों में भी नागवारी नजर आ रही थी। बेटा, मैंने इतने साल तो वहाँ पर काम किया है। अब मेरी पूरी हड्डियों में इतना दम नहीं था कि मैं सऊदीया में मज़ीद काम करता। और वैसे भी तुम सब अपनी नौकरियों वाले हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, फिर मेरी आमदनी की क्या ज़रूरत है। सादक साहब ने हिम्मत करके कह ही डाला, मगर दोनों बच्चों को तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं उन्होंने क्या बात कह दी हो। अब आप हमारी आमदनी पर तो निगाह मत रखें, पाकिस्तान में मिलता ही क्या है।
जब आपको अच्छी तरह पता है कि मैं इतने अरसे से कारोबार करने की कोशिश कर रहा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों समेत इसी खंडहरनुमा घर में सारी उम्र रहना पड़ेगा। लेकिन आप तो खुश हो जाएं, क्योंकि अब आप यहाँ पर याशी के साथ चारपाई तोड़ते रहते हैं। तलखी भरे लहजे में कहता हुआ अहमद उनके पास से उठकर अंदर चला गया था। शबीर भी बुरे बुरे मुंह बनाता अंदर चला गया। सादक साहब पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे उनसे इतनी नफरत करने लगे हैं। उनकी आंखों से तो आंसू निकले और उनकी दाढ़ी में जज़ब हो गए। कामते हाथों से उन्होंने अपने जेब में पड़ा हुआ मोबाइल निकाला। उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया था। थोड़ी देर के बाद वो अपने उस अरबी शेख का नंबर मिला रहे थे जिसके पास वो 25 सालों तक काम करते रहे थे। उन्हें याद था उस शेख ने उन्हें पाकिस्तान जाने से कितना मना किया था। उसने दबे दबे अल्फाज में कहा भी था कि जब औलाद को बाप की आमदनी से मोहब्बत हो जाए तो उन्हें बाप किसी काम का नहीं लगता। मगर सादक साहब ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा था कि उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं। मगर आज वो खुद ही शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने अरबी शेख से दरख्वास्त की कि वो दोबारा सऊदी आकर उनके पास काम करना चाहते हैं। अरबी शेख ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया, क्यों, क्या बच्चों ने 2 वक्त की रोटी देने से भी इनकार कर दिया है? सादक साहब खामोश से हो गए। वो अच्छा आदमी था और सादक साहब से उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी थी, इसलिए उन्होंने सादक साहब की बात मान ली और इस उम्र में भी दोबारा उन्हें अपने पास मुलाजमत पर रखने की हामी भर ली। फ़ोन बंद करके सादक साहब खामोशी से उठे और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? उन्हें बैग पैक करता देखकर नफीसा बेगम चौंक सी गई। सादक साहब ने उन्हें देखा और उन्हें हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। कुछ देर तक तो वो उनसे बात करते रहे। नफीसा बेगम के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया रहा था, मगर उनकी आंखों में आंसू भी थे। सादक साहब की बात उन्हें समझ में आ गई थी। मैं फ़्लाइट बुक करवा चुका हूँ, बस अब शाम तक ही मैं घर में हूँ। शाम में मैं दोबारा वापस चला जाऊँगा, उन्होंने कहा था। नफीसा बेगम सर झुका कर रह गई। कितने अरसे बाद तो वो वापस आए थे, लेकिन अब दोबारा जा रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी। शाम हुई तो सारे अफराद घर में जमा थे। ऐसे में सादक साहब अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकले तो सभी ने चौंक कर देखा। खुदा हाफिज बच्चों, मैं दोबारा सऊदीया जा रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। मेरे अरबी मालिक ने मुझे दोबारा फ़ोन करके बुला लिया है। सादक साहब ने संजीदगी से कहा। तमाम बैठे हुए अफराद में जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। अहमद, जो सुबह उनसे बदतमीज़ी करके गया था, यकदम उठा और उनके गले लग गया। यकीन नहीं आ रहा अब्बा जान, ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपने पहले बताया ही नहीं कि आप जाने वाले हैं। हम आपके लिए एक शानदार दावत का इंतज़ाम करते। सभी बेटे उनके इस पास हो जमा होकर मोहब्बत भरे जुमले बोल रहे थे और सादक साहब तल्खी से मुस्कुरा रहे थे। इस मोहब्बत की असलियत क्या है, ये तो वो बखूबी देख ही चुके थे। उन्होंने सरसरी अंदाज में साहब को सलाम किया और घर से निकलते चले गए। नफीसा बेगम हैरान थी कि बच्चों ने कैसे अपना रंग बदला है, मगर वो बहुत ही खुश थे। अहमद अब फिर से अपने कारोबार की बातें करने लगा था। शबीर इरादे जाहिर कर रहा था कि जैसे ही बाप ने पैसा भेजा वो सामने वाली कोठी खरीद लेंगे और सारे के सारे वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। नफीसा बेगम खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गई। दिन खामोशी से गुजरने लगे, लेकिन अब घर में बेताबी से दोबारा इंतज़ार किया जा रहा था कि कब सादक साहब सऊदीया से रकम भेजें। लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात हुई थी। सादक साहब ने अब घर फ़ोन करना बंद कर दिया था। वो फ़ोन अगर करते भी तो रात के 2-2:30 बजे करते, जहाँ नफीसा बेगम के अलावा कोई उनसे बात ना कर सकता था। बच्चे पूछते, अम्मा जान, अब्बा को वहाँ जाते ही नौकरी मिल तो गई ना? कहीं ऐसा ना हो वो चंद दिन के बाद दोबारा वापस आ जाएं। मैंने तो सामने वालों से बात भी कर ली है कि कोठी हम खरीदने वाले हैं। मालिक तैयार है, तकरीबन 3 करोड़ रुपये मांग रहा है वो कोठी हमारे नाम करने की। शबीर परवाने की तरह मिंडलाता हुआ माँ से पूछता रहता, मगर वो कुछ ना बोलती। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर गए, मगर सादक साहब ने बाहर से कोई रकम ना बेची। अब उनके तीनों बेटे झंझलाए हुए थे। यार शबीर, अब्बा को फ़ोन करके पता तो करो आखिर कहाँ रह गए हैं। मैंने कारोबार की डील कर ली है और मुझे रकम देनी है। वो तंग होने लगी। नफीसा बेगम पर भी
उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, मगर नफीसा बेगम ने भी अपने लब यूं ही सी लिए थे जैसे अब वो कभी कुछ नहीं बोलेंगी। 6 महीने का अरसा खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी बनकर मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी थी। शबीर बेबसी बड़ी निगाहों से उस कोठी को देखता रहता। तीनों भाइयों की अजली ख्वाहिश थी कि वो कोठी खरीद लें। कोठी पर लगा हुआ बड़ा फरोख्ता का बोर्ड उन्हें चिढ़ाता रहता था। एक रोज़ अहमद जागा तो हैरान रह गया। कोठी का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे के ऊपर लगा हुआ बड़ा फरोख्ता का बोर्ड हट चुका था। लगता है कि ये कोठी बिक चुकी है। अहमद के मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली। नफीसा बेगम की सारी बहुएं और बच्चे आसपास जमा हो गए थे और हसरत भरी निगाहों से उस कोठी को देख रहे थे जहाँ कोई नया नया शिफ्ट हुआ था, क्योंकि बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतार कर मुलाजमी घर के अंदर रखवा रहे थे। लगता है कोई बहुत ही अमीर शख्स है जिसने ये कोठी खरीदी है। सामान भी तो देखो कैसा आला किस्म का मंगवाया है। अहमद की बीवी लालच भरी निगाहों से देखते हुए कह रही थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद भी उन्हें अंदाज़ा ना हुआ कि कोठी किसने खरीदी है, तो वो खामोशी से घर के अंदर चले गए। शाम तक घर में मातम ज़्यादा माहौल छाया रहा था। अहमद की बीवी फौजिया रात को बनाने वाले खाने की तैयारी कर रही थी जब अचानक दरवाजे से खाला परवीन अंदर दाखिल हुई, जो उनकी पड़ोसन थी। फौजिया ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या बात है खाला परवीन, आज क्या चीज़ चाहिए आपको? फौजिया ने पूछा। तो खाला परवीन हंस दी। अरे नहीं भाई, मुझे अब तुम्हारे पास आने की क्या ज़रूरत है, मैं तो नफीसा से मिलने आती थी। नफीसा अब सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई है, तो मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम लोग उसके साथ नहीं गए। खाला परवीन की बात पर फौजिया यकदम चौंकी। अम्मा जान कहाँ गई? कौन से सामने वाले घर में? अम्मा शिफ्ट हो गई हैं, उसने पूछा। और तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से नफीसा बेगम घर में कहीं दिखाई नहीं दी। उनका वजूद इस तरह फालतू था कि किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ा था कि वो बाहर कमरे से निकली भी हैं या नहीं। अरे लो, तुम उनकी बहू हो, तुम्हें पता ही नहीं। सुबह ही तो नफीसा ने सामने वाली कोठी खरीद कर अपने नाम कर ली है और इतना आला फर्नीचर मंगवा कर अंदर सेट करवाया है। बिल्कुल बादशाहों जैसा घर लग रहा है इसका। और उसने ऐलान किया है कि आज शाम में पूरे मोहल्ले के तमाम घरों को उनकी घर दावत है। 40 देगें खाने की पकवा रही हैं वो। माशाल्लाह, भाई सादक साहब के दोबारा सऊदिया जाने से तो ठीक ठाक दौलत आ गई है नफीसा के पास। खाला परवीन चहकते हुए कह रही थी। और फौजिया के ऊपर तो जैसे कोई आसमान टूट पड़ा था। ये क्या कह रही हैं खाला परवीन? पीछे ही अहमद खड़ा था, उसने भी सारी बात सुन ली थी। सभी रफ्ता रफ्ता खाला परवीन के आसपास जमा हो गए। जुबैर ने भाग कर जाकर अम्मा के कमरे में देखा। वाकई वहाँ नफीसा बेगम मौजूद नहीं थी। लो, तुम में से तो किसी को खबर ही नहीं। अल्लाह ऐसी औलाद भी किसी को ना दे। खाला परवीन मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल गई थी। सामने लपक कर दरवाज़ा खोल के बाहर झांका। वाकई सामने वाली कोठी के बाहर मजदूर कई देगें पका रहे थे। मोहल्ले के अफराद चौकर चौक नफीसा बेगम की कोठी में दाखिल हो रहे थे। अम्मा ने ये कोठी कब खरीदी? बच्चे हैरान थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्दी तैयार हो जाओ, जब सारा मोहल्ला कोठी में जा रहा है तो आखिर वो हमारी माँ की कोठी है ना, अब हम भी वहाँ रहेंगे उनके साथ। अम्मा ने शायद हमें सरप्राइज़ देने के लिए ये सब कुछ किया है। अचानक ये सब अहमद ने खुशी भरे आवाज़ में कहा। सब में खुशी की लहर दौड़ गई। सब फटाफट अपने कमरों को लपके थे ताकि वो तैयार होकर नई कोठी में जा सकें। शाम तक सामने वाली कोठी किसी दुल्हन की तरह सज चुकी थी। मुलाजमीन की एक नई फौज थी जो नफीसा बेगम के लिए काम कर रही थी। अहमद, शबीर और ज़ुबैर तीनों अपनी अपनी बीवियों के और बच्चों की फौज समेत तैयार हो चुकी थी। ये इश्तिहा अंगेज़ पकवानों की खुशबू सामने वाली कोठी से उमड़ कर आ रही थी। पूरा मोहल्ला जैसे सामने वाली कोठी में जमा हो गया था। चलो चलो, अब हम उस पुराने मकान में नहीं रहेंगे, अहमद ने खुशी से कहा। दरवाज़ा खुला था। सभी अफराद खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। तो फीसा बेगम कोठी के बिल्कुल दरमियान में एक ऊंचे से सोफे पर बैठी हुई थी। उन्होंने बड़ा कीमती जोड़ा पहन रखा था और वो मुस्कुरा रही थी। सभी लोगों के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थीं और एक तरफ बड़ा सा बुफे सिस्टम था जिसमें शानदार पकवान रखे गए थे। लोग अपनी मर्जी से खाना निकाल निकाल कर खा रहे थे। हम लोग आम लोगों की तरह खाना क्यों खाएं? सीधा अम्मा के पास चलो,
वो तो हमें डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएंगी, अहमद ने फ़ख्रे अंदाज में कहा और सब लोगों के दरमियान में से रास्ता बनाते हुए सीधा नफीसा बेगम के सामने जाकर खड़े हो गए थे। अम्मा, आपने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है हमें कि खुशी के मारे हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये कोठी खरीदने की तो हमारी बरसों पुरानी ख्वाहिश थी, आपने तो ये ख्वाहिश पूरी कर दी। बच्चे चापलूसी अंदाज में माँ को कह रहे थे। नफीसा बेगम धीरे से मुस्कुराई। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, ये कोठी मैंने नहीं खरीदी बल्कि इसके मालिक तो वो हैं। नफीसा बेगम ने एक जानब इशारा किया। तीनों बेटों ने चूंक कर वहाँ देखा। सामने कीमती कपड़ों में मलबूस सादक साहब चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी उम्दा मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के तमाम सरकर्दा लोग उनसे बड़े एहतराम के साथ मिल रहे थे। सभी लोग उनका हाथ थामने के लिए बेचैन थे। और क्यों ना होते, मोहल्ले की सबसे शानदार कोठी के मालिक थे वो। अब्बा, ये कब वापस आए? उन्होंने ये कोठी किस तरह खरीदी? अहमद के मुंह से निकला था। ये बात तो इन्हीं से पूछ लो, नफीसा बेगम ने कहा। सादक साहब धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ रहे थे। जुबैर शबीर उनके गले लगे। शुक्रिया अब्बा, आपने सऊदीया वापस जाकर दोबारा हमारे लिए कमाई की ताकि आप हमारे लिए ये कोठी खरीद सकें। मुझे पता था आप ये सब ज़रूर करेंगे, शबीर कह रहा था। सादक साहब मुस्कुरा दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घर तो मैंने अपने और नफीसा के लिए ख़रीदा है। जिस तरह तुम्हारे घर में मेरे और नफीसा के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना नहीं बचता था, बिल्कुल उसी तरह मेरी इस कोठी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मोहल्ले के सभी गरीब लोग यहाँ पर आए हैं और खाना खा रहे हैं। तुम लोग भी उनके साथ शामिल हो जाओ। खाना खाकर वापस अपने घर चले जाओ। इससे ज़्यादा रुकने की यहाँ पर तुम्हें इजाज़त नहीं है, सादक साहब ने मुतमिन अंदाज में कहा और पलट गए। तीनों बच्चों के सर पर आसमान टूट पड़ा था, मगर ऐसा ही था। लोग उन्हें धक्के देते हुए साइड पर कर रहे थे। सभी नफीसा बेगम से मिलना चाहते थे। नफीसा बेगम भी अपनी जगह से उठकर लोगों से मिलने लगी। लोग अब खाना खाकर रुखसत हो रहे थे। मुलाजमीन ने आकर अहमद, शबीर और जुबैर को उनकी बीवी और बच्चों समेत पीछे हटा दिया। अगर आप लोगों ने खाना खाना है तो सामने खाना रखा है, खाएं, नहीं तो बेगम साहिबा की और साहब के सोने का वक़्त हो रहा है। घर को ताले लगाने हैं। मुलाजमीन के बात पर तीनों बच्चे अपना समूह लेकर घर वापस आ गए थे। उनके ऐन सामने नफीसा बेगम और सादक शाना ठाट बाट से रहने लगे। सादक साहब अपना एक कारोबार भी शुरू कर लिया था। उनके तीनों बच्चे उनसे मिलने आते तो अच्छे तरीके से मिलते, लेकिन अपने घर में रहने की इजाज़त ना देते थे। अब तीनों बच्चे स्वाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी जन्नत को गंवा दिया था। अपने मामूली नौकरियों से अपने घरों को चलाते हुए तीनों बेटे उसी पुराने मकान में रहते रहे। रफ्ता रफ्ता घर के अखराजात बढ़े तो उनकी गाड़ियाँ बिक गई और आने जाने के लिए उन्हें रिक्शा टैक्सियों का सहारा लेना पड़ा। जबकि सामने सादक साहब और नफीसा बेगम ने शानदार गाड़ी खरीद ली थी। दिन रात इस शानदार कोठी के सामने खड़े होकर सादक साहब के तीनों बेटे अफसोस करते, लेकिन अब स्वाय अफसोस करने के उनके पास कुछ नहीं था।